सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोग को लोकगीत जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं पढ़ाऊंगा। लोकगीत का अर्थ आप लोग जानते हैं? हाँ, गांव में गाए जाने वाले गीत, लोक में गाए जाने वाले गीत। तो यह सिर्फ केवल गांव या शहर या नगर का ही गीत नहीं है। यह हर शादी विवाह या कोई आपके घर में कुछ त्योहार होते हैं तो अलग अलग ढंग से अलग अलग समय में गाए जाते हैं। नहाते समय, नदी में नहाते समय, जन्म के समय, शादी के समय, यात्रा पर जा रहे हैं तो इन सब अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं उसे हम लोक गीत कहते हैं। भगवत शरण उपाध्याय जो थे उनका जन्म 1910 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित रघुनंदन उपाध्याय और उनकी माता का नाम महादेवी था। उनके पिता बलिया में ही एक अच्छे वकील थे। भगवत शरण उपाध्याय जी की प्रारंभिक शिक्षा बलिया के एक प्राइमरी स्कूल में ही प्रारंभ हुई थी। उनके पिता के द्वारा ही इनके अंदर स्वाधीनता संग्राम के प्रति विशेष सहानुभूति की भावना बचपन में ही जागृत कर दी थी। उस समय द्वितीय महायुद्ध का अंतिम चरण चल रहा था और जब सैनिक, किसान, मजदूर सभी में भयानक असंतोष फैल रहा था, स्वयं गांधी जी ने इस पृष्ठभूमि में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। इस आंदोलन में भगवत शरण उपाध्याय भी कूद पड़े। 1927 में बलिया से मैट्रिक पास करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और लखनऊ विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर किया। इतिहास का अध्ययन और इतिहास लेखन धीरे धीरे उनके जीवन के अंग बन गए। एमए के बाद वापस पटना लौट आए। काशी विश्वविद्यालय की अनुसंधान पत्रिका का संपादन भी किया। 1940 में लखनऊ संग्रहालय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने। इस तरह से ये 12 अगस्त 1982 को इनका देहांत हो गया। ये 72 वर्ष तक जीवित रहे और अपने जीवन काल में ये विदेश दौरा भी किए। शांति सम्मेलन में भारत की ओर से उन्होंने भाग लिया। बहुत सारे ऐसे ऐसे भारत सरकार के लिए भी काम किया उन्होंने, जो आज भी हम इसके लिए इन्हें याद करते हैं। इनकी इस लोकगीत को लिखने का विशिष्ट उद्देश्य यही है कि हम सबों को लोकगीत परंपरा से परिचित कराएं, लोकगीत के प्रति रुचि उत्पन्न करें, लोकगीत के महत्व को समझें कि क्या उसका महत्व है। अब मैं इस पाठ को पढ़ूंगा, आप भी बीच बीच में आप आदर्श वाचन करेंगे। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत जिसे जनता के संगीत हैं, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इसके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती है। अन्य गीतों के लिए साधना की ज़रूरत होती है, लेकिन लोकगीत के लिए साधना की आवश्यकता नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इसके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इसकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों के मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। इसके लिए आजकल के जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत साधारण ढोलक आपको मिल जाए, झांझ मिल जाए, करताल मिल जाए, बांसुरी मिल जाए तो आप इसकी मदद से इसको बजा सकते हैं और गा सकते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने
इसको हेय समझा जाता था, इसको लोग कम आंकते थे। अभी हाल तक इसकी बड़ी उपेक्षा की जाती रही है, लोग इसको इज्जत नहीं देते थे, इसको बड़े ही हेय दृष्टि से देखते थे, उपेक्षा करते थे। जो आजकल के गाने संगीत हैं उसके सामने इसका कोई मोल नहीं था। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों के ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़े ही ओजस्वी और सजीव हैं। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोड़, खाड़, उरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिसमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता रहा। इनके संगीत यानी इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। पहाड़ी आप समझते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग रहते हैं और पहाड़ियों के साथ हम लोग रह करके भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से उनके संगीत होते हैं। झुंड में बढ़ करके और बंध करके वो गाते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इसमें। चैता, कजरी, ब्रह्मासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत संथाली में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीत के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू सके, दिल को छू सके, हमारे मन को छू सके। उनके राग भी साधारणतः पिल्लू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इसकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षण होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनके सफलता के कारण है। हमारी अपनी भाषा में होती है, इसलिए इसकी भाषा को हम बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं। मगही में अगर है तो मगही, भोजपुरी में है तो भोजपुरी, मैथिली में है तो मैथिली, है ना। जो भाषा जिसकी है उसी भाषा में यह गीत गाई जाती है, जिससे कि हमें अधिक समझ में आए। भोजपुरी के करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वाले के सामने समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं।
इधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और उनके करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांध कर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हासिल हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उनके छंद को लेकर जन बोली में उनके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा। और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। उन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर एक गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। आप लोग देखते हैं कि कहीं कहीं बाजार के चौक चौराहों पर या गांव के मैदानों में नट जो हैं वो रस्सियों को एक किनारे से दो किनारे पर बांध देते हैं और फिर उस पर एक लाठी के सहारे जाते हैं इस पार से उस पार, और उस पर कुछ कुछ खेल भी वो दिखाते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर उन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोर जीवनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गली के जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। आप देखते हैं आपके घरों में शादी विवाह होते हैं या आप गाँव में रहते हैं तो गाँव में आप देखते हैं कि धान रोपते समय भी महिलाएं जो हैं वो रोपती हैं और गीत गाती हैं, तो उसकी भी गीत, वो भी एक लोकगीत ही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो ब्रह्मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होते, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। कि आप देखते हैं कि हर कोई इसको नहीं गा सकता है, तो जो गायिकाएं जो गाते हैं, जिनके स्वर अच्छे हैं, वो बुलाए जाते हैं इन अवसरों पर गाने के लिए। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्सित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि में उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है।
गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। उसमें गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उन्माद उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भगवत शरण उपाध्याय जी ने इस लोकगीत पाठ के माध्यम से हम लोगों को यह बताने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से लोकगीत हमारे देश में, प्रांत में अलग अलग ढंग से गाए जाते हैं और हर गीत के अलग अलग प्रकार हैं। इस प्रकार गाँवों में आज भी हर रस्म पर ये सब गीत गाए जाते हैं। लड़के के शादी में सीतापति वरना और लड़की के विदाई गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। उपटन के वक्त शादी में उपटन लगता है ना, उस समय अलग तरह के गीत, मेहंदी के समय अलग गीत, फेरे के समय अलग तरह के मंगल गीत गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी प्रदेश में चैता, कजरी, ब्रह्मासा खूब गाए जाते हैं। पहाड़ में पहाड़ी गीतों का प्रचलन है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि में गाए जाने वाले गीत को पहाड़ी गीत कहते हैं। पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोनी महिवाल को लेकर पंजाबी में गीत रचे गए हैं। राजस्थान में ढोला मारू की प्रेम गाथाओं के ऊपर राजस्थान में लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में, ब्रज में, बुंदेलखंड में, बिहार में, बंगाल में, गुजरात में सब जगह घूम घूम करके और यह गीत गाए जाते हैं और बड़े प्रेम से लोग इसे गाते हैं। उत्तर भारत में कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि लोकगीत देहात में बहुत प्रसिद्ध हैं, गाए जाते हैं। इस प्रकार त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, विवाह के, मटकोर के, जुनार के, जन्म आदि अवसरों पर अलग अलग गीत गाए जाते हैं। पंजाबी लोकगीत भी गाते हैं और गुजरात के अलग अलग लोकगीत हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पर आप देखिए, बिहार में कजरी, चैता, सावन है ना, विदेशिया, पंजाब में माहिया, बुंदेलखंड में आल्हा, गुजरात में माहिया, पहाड़ी इलाके में पहाड़ी गीत, बंगाल में भतियाली, बाउल, उत्तर प्रदेश में चैता, कजरी, बिरहा, ब्रह्मासा आदि प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से भगवत शरण उपाध्याय जी ने लोकगीत, लोगों द्वारा बनाए गए गीत कहा है। उन्होंने हमारी भावनाओं से सीधा संबंध इसको जोड़ा है और लोकगीत के गाने के लिए किसी संगीत और साधना की ज़रूरत नहीं है, यानी कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आसपास के वातावरण में ही इसे सीखते हैं और हम इसे गाते हैं। अलग अलग अवसर पर हम सुन करके, देख करके और इसको हम सीखते हैं और गाते हैं। इस प्रकार से इसमें हर प्रांत में इसकी में भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कि आदिवासी के संगीत अलग होते हैं, यह संगीत अक्सर दल में नाचते हुए गाए जाते हैं। पंजाब के लोकगीत अलग होते हैं, वहाँ अधिकांशतः सोनी महिवाल, हीर रांझा की कथाओं पर आधारित होते हैं। वे लोकगीत जो ग्रामीण और देहाती इलाकों में गाए जाते हैं, उनकी रोजमर्रा के जीवन से प्रभावित होते हैं। गरबा गुजरात का बहुप्रसिद्ध गीत है, जिसको गाने के साथ साथ लोग द्वारा एक घेरा बनाकर नाचा भी जाता है। विदेशिया भोजपुरी का प्रसिद्ध और बेहद पुराना लोकगीत है। लगभग 30-40 वर्षों से यह गाया जाता है। यह बिहार का सबसे प्रिय लोकगीत भी है। बुंदेलखंड में आल्हा बहु प्रसिद्ध लोकगीत है। इसके जो
आविष्कारक राजकवि जगनिक को माना जाता है। उनमें राजा महाराजाओं के वीरता के किस्से गाए जाते थे उस समय। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आया है और हमारे देश में ज़्यादातर लोकगीत स्त्रियों द्वारा ही गाया जाता है। हालांकि अब पुरुष भी गाते हैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि शादी विवाह के समय, बच्चे के जन्म के समय, खेती के समय स्त्रियां ही इस लोकगीत को अधिक गाते हैं। लेकिन अब पुरुष भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसे लोकगीत हैं जो स्त्रियां ही गाती हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में इस प्रकार के गीतों का उल्लेख किया है, जिसमें कि सोहर, बानी, सेहरा आदि जो है गीतों के बारे में उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है। तो लोकगीत जो है वो हमें बहुत आनंद का स्रोत देता है और उनके गाने से हमारे मन में एक तरह से उत्साह जो है वो भर जाते हैं। उसको सुनते ही हमारे मन में उत्साह भर जाता है। इसको गाने के नियम हैं की आवश्यकता नहीं होती है। ढोला, मारू राजस्थानी लोकगीत हैं और इन सब में किसी तरह का कोई हमें ज़रूरत नहीं है। इस पाठ को लिखने का एकमात्र उद्देश्य जो था भगवत शरण उपाध्याय जी का यह था कि हम जो अपने इस लोकगीत की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं वो हमें याद दिलाना चाहते हैं कि यह एक तुम्हारी संस्कृति है, धरोहर है। यह अपने हमारे सामान्य जनजीवन से प्रभावित है और हमें इसकी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करना चाहिए और खुद भी यह जानकारी रखना चाहिए कि किस तरह से हमारे लोकगीत हमारे जनजीवन, हमारे जीवन, हमारी संस्कृति से संबंध रखता है। इस पाठ के माध्यम से वो संदेश भी देना चाहते हैं। संदेश सीधा संदेश वो देना यह चाहते हैं कि हमारी संस्कृति से है, इसका संबंध हमारी संस्कृति से है, अतः हमें इसके विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से लोकगीतों ने समाज में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। लेखक ने हमें लोकगीत को समाज में प्रतिष्ठित करने का संदेश दिया है। अब आपको कुछ प्रश्न हम पूछते हैं, क्योंकि पाठ सब पढ़ लिए, अब आप पाठ को समझ भी लिए, सारांश भी समझ लिए, उद्देश्य भी समझ लिए हैं। तो अब आपको मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। लोकगीत लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत कैसे भिन्न है? लोकगीत की लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत कैसे भिन्न है? अपने लोच और ताजगी के कारण। बहुत अच्छे। लोकगीत कब गाए जाते हैं? त्योहार, शादी, विवाह, जन्म, खेती के अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीतों के लिए किन किन वाद्य यंत्रों की जरूरत पड़ती है? ढोलक, मंजीरा, झांझ, करताल। यानी कि आजकल के जो आधुनिक वाद्य यंत्र हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। लोकगीत किसके गीत कहे जाते हैं? लोकगीत जनता के गीत कहे जाते हैं। स्त्रियों के खास गीत कौन से हैं? विवाह, मटकोर, ज्योनार आदि समय में गाए जाने वाले गीत। इस तरह से अनुवादित प्रश्न है। लोक शब्द जोड़कर शब्द परिवार बनाइए। लोक कला, वेरी गुड। लोक नृत्य, बहुत अच्छे। लोक संस्कृति, लोक संगीत, लोक कथा, लोकप्रिय, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अब आगे आपके कुछ और प्रश्न आएंगे जो आप देखेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उसमें विकल्प होगा, सही और गलत के निशान पहले लगाइए। लोकगीत को शास्त्रीय संगीत के समान माना जाता है। सही है, ठीक है। आदिवासी जीवन आज भी नियमों की जकड़ में नहीं बन सका। सही है, गलत है। बाउल पंजाब का गीत है, ढोल मांदू राजस्थान का में गाया जाता है। इस पर सही गलत का निशान आप लगाइए। आपको करना है बहुविकल्पीय प्रश्न है। भोजपुरी में कौन सा गीत लोकप्रिय है? पंजाबी, विदेशिया, पहाड़ी। विदेशिया, बहुत अच्छे। गरबा कहाँ का लोकगीत है? गरबा कहाँ का लोकगीत है?
गरबा कहाँ गाया जाता है? हाँ, आप पढ़े ना अभी, गरबा गाया जाता है, तो गरबा कहाँ गाया जाता है? गुजरात का। बहुत अच्छे, गुजरात में गाया जाता है। बुंदेलखंडी बोली में कौन सा गीत गाया जाता है? बुंदेलखंड में कौन से गीत गाए जाते हैं? बुंदेलखंड आप पढ़े ना, बुंदेलखंड में बताइए कौन से गीत गाए जाते हैं? आप आपको बताइए, आल्हा, रसिया, भतियाली, कौन सा? आल्हा। बहुत अच्छा, आल्हा गाया जाता है। इस प्रकार से इस पाठ का विधा कौन सा है? निबंध। बहुत अच्छे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि आपके लोकगीत को यहाँ पर दिखाया गया है, और इस प्रकार से ये आपके कुछ पुस्तक से भी प्रश्न हैं। निबंध में लोकगीत के किन पक्षों की चर्चा की गई है, किन बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। तो हम यहाँ पर कुछ बिंदु लिख दिए हैं, कुछ आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, भिन्नता हो सकती है इसमें। ज़रूरी नहीं कि हम जो आपको लिख रहे हैं उन्हीं को आप लिख लें अपने नोटबुक पर। लोकगीतों का हमारे देश में महत्व, लोकगीतों में स्त्रियों का योगदान, लोकगीतों में भिन्नता, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, लोकगीत के का विभिन्न अवसरों में प्रयोग, लोकगीतों का इतिहास, लोकगीत और संगीत यंत्र, लोकगीत और उसकी भाषा, नृत्य और लोकगीत। दूसरे प्रश्न है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ स्त्रियों के निम्नलिखित खास गीत इस प्रकार हैं। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, समूह और रसिक प्रियों और प्रियाओं को छेड़ने वाले गीत, सामन पर गाए जाने वाले गीत, नदियों पर खेतों पर गाए जाने वाले गीत, संबंधियों से प्रेम युक्त छेड़छाड़ करने वाले गीत, त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत। तीसरे प्रश्न में, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिलते हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? लोकगीत के निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिसे आप बता सकते हो। इसको गाते वक्त एक उत्साह उत्पन्न होता है, लोकगीतों में गांव के जनजीवन की झलक प्राप्त होती है, लोकगीतों को समूह में मिलकर गाया जाता है, लोकगीतों को साधारण ढोलक, मंजीरा, मुरली, झांझ, करताल के साथ गाया जा सकता है। इसको गाने के लिए संगीत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। लोकगीतों से विशेष आनंद प्राप्त होता है। लोकगीत ऊंची आवाज़ में और मस्त होकर गाए जाते हैं। इस प्रकार से चौथे प्रश्न में, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम कर किए होंगे आप, उसको लिखिए। इस वाक्य का अर्थ कुछ इस प्रकार है कि पूरब की बोलियों में हमेशा मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। उन्होंने इन गीतों की रचना की थी और वो अपने गीतों के कारण पूरब के खासे जाने गए, उन्हें बहुत प्रसिद्ध हुए वे। परंतु उनके विपरीत सारे देश में अलग अलग राज्यों में व उनके गांवों में वहाँ के लोग समय को व अवसर को देखकर स्वयं ही गीतों की रचना करने वाले रचनाकार विद्यापति आज भी मौजूद हैं। इसी पाठ में कुछ आप देखेंगे भाषा से संबंधित भी प्रश्न हैं। तो भाषा से संबंधित प्रश्न में आपको निबंध से आगे भाषा की बात की गई है कि लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझें उसकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उसमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला, लोकतंत्र, जैसे लोक कला उसी प्रकार से आपको शब्द बनाइए। लोकतंत्र, लोकमंच, लोकमत, लोकवाद्य, सबका अर्थ भी आपने लिख दिया, वाक्य भी बना दिया। भारत विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। लोक मंच में जनता की परेशानियों को उठाया जाता है। लोकमत, सरकार को चाहिए कि लोकमत के अनुसार कार्य करे। लोकवाद्य, लोगों द्वारा बजाने वाले यंत्र।
इसमें अगले प्रश्न है, ब्रह्मासा गीत में साल के 12 महीने का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। शब्द आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तर्षि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र। तो इकतारा, एक तारा से तार से बजने वाला यंत्र। सरपंच, 5 पंचों के में प्रमुख। चारपाई, 4 पैरों वाले बिस्तर। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। अठन्नी, 50 पैसे का सिक्का। तिराहा, जहाँ पर 3 रास्ते आपस में मिलते हों। दोपहर, यानी जब दिन के 2 पहर मिलते हैं। छमाही, 6 महीने में होने वाला नवरात्र, 9 रातों में का समूह। इसमें अगले में आप तीसरे प्रश्न देखेंगे। इसी में भाषा की बात में को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। पिछले पाठ झांसी की रानी में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन दिया गया है, उसे पढ़ो और रिक्त स्थानों के उचित शब्द लिखो। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने डैश अंग्रेजी के एस या सी अक्षर खाली स्थान तरह होती है। भारत खाली स्थान विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे खाली स्थान बना यह वाद्य अलग अलग नामों खाली स्थान जाना जाता है। धातु की नाली खाली स्थान घुमाकर एस खाली स्थान आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा सकरा रहे। इस तरह से इसमें एक दिया गया है, इसमें आपको को, में, से भरना है। आप लिख सकते हैं कि तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे से बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा सकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने पर एक छोटी नली अलग से जोड़ी जा सके। राजस्थान में इसे बरगू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तूरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंह सिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंघी भी कहते हैं।